लेखा शास्त्र के अध्याय 1 के पाठ 6 को उसी गति से जारी रखेंगे। कुछ समस्याओं के कारण बीच में काट दिया गया था, तो हम पुनः वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि अंतर का आधार, 2 तिथि, प्राप्ति भुगतान खाता। इसमें देखेंगे लेन देन की प्रविष्टियाँ तिथि के अनुसार नहीं की जाती। और रोकड़ खाता में देखेंगे तो लेन देन की प्रविष्टियाँ तिथि के अनुसार की जाती हैं। हम क्रमांक 3 अंतर का आधार है संस्था। प्राप्ति भुगतान खाता में देखेंगे तो यह अलाभकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, एवं रोकड़ खाता में देखेंगे तो इसे व्यापारिक संस्था ही बनाती है। हम क्रमांक 4 अंतर के आधार होगा पक्ष। हम प्राप्ति भुगतान खाता में देखेंगे इसके डेबिट पक्ष में प्राप्तियां तथा क्रेडिट पक्ष में भुगतान लेके जाते हैं। हम रोकड़ खाता में देखेंगे इसके दाएं पक्ष को डेबिट तथा बाएं पक्ष को क्रेडिट कहते हैं। हम 5वां क्रमांक देखेंगे अंतर का आधार देखेंगे खाता बही। हम प्राप्ति भुगतान खाते में देखेंगे इसमें खाता बही नहीं होता है, एवं रोकड़ खाता इसमें खाता बही सम्मिलित लिखा जाता है। हम प्रश्न 2 पर आते हैं। अलाभकारी संस्थाओं को आय और व्यय खाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लाभ हानि खाते के समान होता है, कथन विवेचना कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे एनसीईआरटी में शामिल किया गया है। इसका उत्तर है आय व्यय खाता एक लेखा वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का सारांश होता है। यह एक व्यापारिक संस्थान द्वारा उपार्जन अर्थात आधार पर तैयार किए गए लाभ और हानि खाते की तरह ही होता है। इस खाते में केवल आयगत प्रकृति की मदों को शामिल किया जाता है तथा वर्ष के अंत में शेष आधिक्य तथा कमी को दर्शाता है। आय तथा व्यय खाते का उद्देश्य एक व्यापारिक संस्थान के लिए लाभ व हानि खाते की तरह ही होता है। चालू अवधि से संबंधित सभी आयगत मदें इस खाते से दर्शाई जाती हैं। सभी व्यय तथा हानियों को व्यय पक्ष में तथा सभी आय तथा लाभों को आय पक्ष में दर्शाया जाता है। यह निवल प्रचालन परिणाम अधिशेष के रूप में आय का व्यय पर आधिक्य तथा छपाई व्यय पर आय का आधिक्य के रूप में दर्शाता है, जो कि तोलन पत्र में दर्शाए गए पूंजी निधि में हस्तांतरित किया जाता है। आय व्यय खाते को दिए गए प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा बकाया तथा अग्रिम से संबंधित अतिरिक्त सूचनाएं, हिरास इत्यादि की सहायता से उपार्जन क्षमता के आधार पर तैयार किया जाता है। इसलिए अनेक मदें जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दर्शाई जाती हैं, जिन्हें समायोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम प्रश्न 3 पर आते हैं। अलाभकारी संस्थाएं अपना हिसाब किताब बही खाते की रोकड़ पद्धति के अनुसार क्यों रखती हैं? कोई 5 कारण लिखिए। उत्तर अलाभकारी संस्थाएं निम्नलिखित कारणों से अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति के अनुरूप रखती हैं, अर्थात अनुसार रखती हैं। इसका प्रथम चरण है सरल प्रणाली। रोकड़ प्रणाली एक सरल प्रणाली है क्योंकि इसमें रोकड़ बही और खाता बही रखी जाती है, जिससे लेखा करना सरलता से सीखा जा सकता है। दूसरा, शुद्धता की जांच। हिसाब की शुद्धता की जांच प्राप्ति भुगतान खाता बनाकर की जा सकती है। तीसरा, नकद लेन देन। अलाभकारी संस्थाओं के लेन देन प्रायः नकद होते हैं। यदि कभी कोई उधार लेन देन हो तो इसे अलग से स्मरण बही में लिखा जा सकता है। चौथा, मितव्ययी प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार अधिक बहियां रखने की आवश्यकता नहीं है तथा लेखापाल का विशेष प्रशिक्षित होना भी अति आवश्यक नहीं है। अतः इसी कारण कम व्यय की आवश्यकता होती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि इसमें मितव्ययी के गुण हैं। पांचवा, सीमित लेन देन। अलाभकारी संस्थाओं के लेन देन प्रायः नगद ही होते हैं तथा लेन देन सीमित मात्राओं में होते हैं, अतः रोकड़ प्रणाली ही इनके लिए उपयुक्त है। हम प्रश्न 4 पर आते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? उत्तर प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्न प्रकार हैं। पहला, प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय सबसे पहले प्राप्ति पक्ष में प्रारंभिक रोकड़ का शेष का लेखा करना चाहिए। दूसरा, प्राप्ति भुगतान खाता में नगद व्यवहारों का लेखा किया जाना चाहिए। उधार व्यवहारों का लेखा प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं किया जाता है। तीसरा, प्राप्ति भुगतान खाते में पूंजीगत एवं आगमगत सभी मदों को लिखा जाता है।
चौथा, प्राप्ति भुगतान खाते में प्राप्ति पक्ष में सभी प्राप्तियों का लेखा किया जाता है, चाहे वह किसी भी वर्ष को प्राप्ति हो। इसी प्रकार भुगतान पक्ष में सभी भुगतानों का लेखा किया जाता है, चाहे वह किसी भी वर्ष का हो। हम प्रश्न 5 पर आते हैं। प्राप्ति भुगतान खाते एवं आय व्यय खाते में अंतर बताइए। कोई 5 आवश्यक हैं। यह अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे मध्य प्रदेश परीक्षा बोर्ड 2020 में शामिल किया गया है। उत्तर, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर, इसमें अलग अलग खंड में वर्गीकृत किया गया है। तो हम देखेंगे इसकी मुख्य लाइनें हैं। क्रमांक, अंतर का आधार, प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता। हम क्रमांक 1 प्रगति अंतर का आधार है। प्राप्ति भुगतान खाता में देखेंगे यह रोकड़ बही का सारांश होता है। आय व्यय खाता में देखेंगे यह लाभकारी संस्थाओं के लाभ हानि खाते की तरह होता है। हम क्रमांक 2 अंतर का आधार पक्ष है। प्राप्ति भुगतान खाता में देखेंगे इसके डेबिट पक्ष में प्राप्तियां तथा क्रेडिट पक्ष में भुगतान लिखे जाते हैं। हम आय व्यय खाता में देखेंगे इसके डेबिट पक्ष में व्यय तथा क्रेडिट पक्ष में आय लिखी जाती है। हम क्रमांक 3 अंतर का आधार खाते का प्रकार है। हम प्राप्ति भुगतान खाता में देखेंगे यह एक वास्तविक खाता होता है। हम आय व्यय खाते में देखेंगे यह एक नाम मात्र का खाता होता है। हम क्रमांक 4 अंतर का आधार प्रारंभिक शेष है। हम प्राप्ति भुगतान खाते में देखेंगे इसके प्रारंभ में प्रारंभिक रोकड़ एवं बैंक शेष लिखा जाता है। हम आय व्यय खाता में देखेंगे इसका कोई प्रारंभिक शेष नहीं होता है। क्रमांक 5 अंतिम शेष आधार है अंतर का। हम प्राप्ति भुगतान खाता में देखेंगे इस खाता को बनाने में अंतिम रोकड़ एवं बैंक शेष अथवा बैंक अधिविकर्ष ज्ञात होता है। हम आय व्यय खाता में देखेंगे इस खाता को बनाने से आय का व्यय पर अधिक अथवा व्ययों का आय पर अधिक ज्ञात होता है। हम क्रमांक 6 पूंजीगत एवं आयगत मध्य अंतर का आधार है। हम प्राप्ति भुगतान खाता में देखेंगे इसमें पूंजीगत तथा आयगत दोनों ही प्रकार की मदें लिखी जाती हैं। हम आय व्यय खाता में देखेंगे इसमें केवल आयगत प्राप्तियां और आयगत व्ययों को ही लिखते हैं। हम प्रश्न 6 पर आते हैं। प्रश्न 6 है अलाभकारी संस्थाओं की आय के प्रमुख स्रोतों के नाम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है अलाभकारी संस्थाओं की आय के स्रोत संस्था की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित हैं। इसका प्रथम चरण है चंदा। विवरण, संस्थाओं की आय का मुख्य साधन चंदा है। संस्था के सदस्यों से प्रतिमाह या प्रतिवर्ष अंशदान के रूप में प्राप्त होने वाली एक निश्चित धनराशि ही चंदा कहलाती है। चरण 2 दान। विवरण, संस्था के सदस्यों से या आम जनता से समय समय पर कुछ धनराशि भेंट या उपहार के रूप में प्राप्त होती रहती है। इस धनराशि को दान कहते हैं। दान की राशि छोटी होती है तो वह आयगत कहलाती है। अगर दान की राशि विशिष्ट उद्देश्य के लिए दी जाती है या दान की बड़ी राशि है तो वह पूंजीगत कहलाती है। चरण 3 प्रवेश शुल्क। विवरण, ये संस्थाएं जब किसी नए व्यक्ति को अपनी संस्था का सदस्य बनाती हैं तो ऐसे व्यक्ति से निर्धारित धनराशि वसूल करती है। इस राशि को प्रवेश शुल्क कहा जाता है। यह शुल्क प्रत्येक सदस्य से एक बार लिया जाता है। चरण 4 ब्याज। विवरण, संस्था आय वृद्धि के लिए अपनी बचत को अन्यत्र विनियोजित कर एक निश्चित समय में ब्याज के रूप में प्राप्त करती है। चरण 5 मनोरंजन से आय। विवरण, ये संस्थाएं समय समय पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर सामान्य जनता से आय अर्जित करती है। चरण 6 किराया प्राप्त। संस्था अपने भवन को या किसी भाग को किराए पर देकर एक नियमित आय प्राप्त करती है। हम प्रश्न 7 पर आते हैं। प्रश्न 7 है प्राप्ति और भुगतान खाते से आय और व्यय खाता बनाने के लिए कौन कौन से चरण हैं। इसका उत्तर है प्राप्ति और भुगतान खाते से आय और व्यय खाता तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरण हैं। प्रथम चरण प्रारंभिक व रोकड़ एवं बैंक शेष। विवरण, इसे आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाता, इसे प्रारंभिक चिट्ठी में संपत्ति की तरफ लिखा जाता है। द्वितीय चरण अंतिम रोकड़ एवं बैंक शेष। इसे आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाता, इसे अंतिम चिट्ठी में संपत्ति की तरफ लिखते हैं। तृतीय चरण पूंजीगत प्राप्तियां। आय व्यय खाते में पूंजीगत प्राप्तियों का लेखा नहीं किया जाता, इसे अंतिम चिट्ठी में दायित्व की तरफ लिखते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां जैसे दान कोष, खेल कूद कोष, पुरस्कार फंड, टूर्नामेंट फंड, क्रिकेट फंड आदि। चौथा चरण संचय एवं कोष।
आय व्यय खाते में संचय कोष का लेखन नहीं किया जाता। इसे अंतिम चिट्ठे में दायित्व पक्ष की तरफ दिखाते हैं तथा इनसे संबंधित व्यय को इसमें से घटा देते हैं। पांचवा चरण स्थायी संपत्ति का विक्रय। आय व्यय खाते में स्थायी संपत्ति के विक्रय का लेखन नहीं किया जाता है। इसे चरण में संबंधित संपत्ति से घटाकर लिखते हैं और जो लाभ या हानि होती है उसे आय व्यय खाते में लिखते हैं। छठवां चरण पूंजीगत भुगतान विवरण। आय व्यय खाते में पूंजीगत भुगतान का लेखन नहीं किया जाता है। इसे अंतिम चिट्ठे में संपत्ति की तरफ दिखाते हैं। पूंजीगत भुगतान जैसे संपत्ति का क्रय विनियोग स्थायी जमा आदि। हम प्रश्न 8 पर आते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें कौन कौन सी हैं? यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे बोर्ड परीक्षा मध्य प्रदेश की सन 2019 में सम्मिलित किया गया है। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा निम्न पुस्तकें रखी जाती हैं। पहला रोकड़ पुस्तक, दूसरा दानदाताओं का रजिस्टर, तीसरा सदस्य रजिस्टर, चौथा शुल्क रजिस्टर, पाँचवा वेतन पंजी, छठवां चंदा रजिस्टर, सातवां स्मरण पुस्तिका। हम प्रश्न 9 पर आते हैं। इसका प्रश्न 9 है प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति की द्योतक नहीं है, समझाइए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे भी मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा 2019 में शामिल किया गया है। इसका उत्तर देखते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता एक गैर व्यापारिक संस्था की केवल प्राप्तियां एवं भुगतानों की स्थिति प्रकट करता है। संस्था की आर्थिक स्थिति का चित्रण प्राप्ति भुगतान खाते से नहीं किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान चिट्ठे से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है। हम तार्किक एवं समझ पर आधारित प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रश्न 1 है उस खाते का नाम बताइए जो एक अलाभकारी संस्था की रोकड़ पुस्तक के लेन देन का वर्गीकृत सारांश प्रदर्शित करता है। इसका उत्तर होगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्रश्न 2 पर आते हैं। किन्हीं दो मदों के नाम बताइए जो प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाए जाते हैं किंतु आय व्यय खाता में नहीं दर्शाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा आजीवन सदस्यता शुल्क, दूसरा वसीयत। हम प्रश्न 3 पर आते हैं। उस खाते का नाम बताइए जिसमें अलाभकारी संस्था के आय व्ययों को वर्ष के अंत में सारांशित रूप में दिखाया जाता है। उत्तर आय व्यय खाता। प्रश्न 4 अलाभकारी संस्थानों के द्वारा पूंजी खाता नहीं रखा जाता है। पूंजी खाते के बदले में क्या रखते हैं? उत्तर पूंजी कोष। प्रश्न 5 एक विद्यालय ने भवन निर्माण हेतु 50,000 रुपये दान से एकत्रित किए। विद्यालय के अंतिम खातों में इसे किस खाते में दर्शाया जाएगा? उत्तर चिट्ठे अर्थात बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष अर्थात लाइबिलिटीज साइड में। प्रश्न 6 पर आते हैं। अलाभकारी संस्थाओं की पूंजी से क्या आशय है? आप इनकी पूंजी राशि की गणना किस तरह से करेंगे? इसका उत्तर है अलाभकारी संस्थाओं की स्थापना का मूल्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज सेवा होता है, अतः इनकी कोई निजी पूंजी नहीं होती है। ये संस्थाएं अपनी प्रतिवर्ष की वार्षिक बचत को एकत्रित कर बचत का संचय करती हैं। यही संचय संस्था की पूंजी कहलाती है। गैर व्यापारिक संस्थाओं की पूंजी की गणना निम्नलिखित प्रकार से इन संस्थाओं को पूंजी की राशि ज्ञात की जाती है। 1 वर्ष की प्रारंभिक संपत्ति राशियों का कुल योग बराबर प्रारंभिक रोकड़ धन गत वर्ष की आय धन प्रारंभिक स्थायी संपत्तियां धन गत वर्ष के पूर्वदत्त व्यय बराबर संपत्ति की ऋण घटाइए वर्ष के प्रारंभिक दायित्व राशियों का कुल योग बराबर गत वर्ष के अदत्त व्यय धन गत वर्ष के लेनदार धन गत वर्ष का अदत्त बराबर पूंजी राशि। अतः संक्षेप में पूंजी प्रारंभिक संपत्तियां ऋण प्रारंभिक दायित्व। इस सूत्र को लगाने पर हमें संख्या को रूपांतरित करने पर उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे अभी तक के तार्किक एवं समझ पर आधारित प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। अब हम इसके आगे अगले पार्ट पर पढ़ेंगे क्रियात्मक प्रश्न।